Yes, students, welcome back here again. Now we are doing a first poem of your first flight textbook. It is really a beautiful poem. Robert Frost, an American poet, has wrote this poem. Okay, The Dust of Snow. तो इसके बारे में हम करने जा रहे हैं. इसके हार्ड वर्ड्स भी देखेंगे, हाँ, और इसकी जो रेमिंग स्कीम है वो भी हम देखेंगे, और इसके साथ साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम इस वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो ये एक वीडियो में पूरा पोएम और उसकी एक्सरसाइज दोनों साथ में आ जाएंगे. डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये पोएम है. इट इज़ रियली गुड. इसके पोएट के बारे में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. ये देखिए, इसका पिक्चर आपको दिख रहा है. अमेरिकन पोएट हैं और उनकी हर पोएट्री में जो लाइफ है, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसकी ओरिजिनलिटी है वो दिखती है. हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे पोएट हैं कि वो जो भी पोएम लिखते हैं वो पोएम में जो ज़िंदगी है, वास्तविक ज़िंदगी है, उसमें उसकी पूरी झलक दिखती है. जनरली पोएम में ड्रीम्स होते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो ज़िंदगी की बहुत ही नज़दीक अपनी पोएम में नज़दीकियाँ लिखते हैं. अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट हैं. उनकी लिखी हुई डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट यानी नॉर्मली पार्टिकल्स होता है, लेकिन यहाँ पे गिरने के सेंस में कुछ भी गिरा. जो स्नो के पार्टिकल है वो ड्रॉप डाउन. हियर इट्स ड्रॉप डाउन. पेंसिल से देखिए मैंने लिखा हुआ है. आप भी आई होप कि पेंसिल ले लीजिए. और इमेजिनेशन के लिए मैं पोएम्स में पिक्चर डाल रहा हूँ और हमारे वीडियो इस तरह से अभी इनोवेटिव होंगे. देखिए, ये उसमें एक दो बात की गई है. हेमलॉक ट्रीज की बात की गई है जो कि ऐसा दिखता है, और हेमलॉक ट्री जो है वो ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे स्नो ज़्यादा गिरती है वहाँ पे देखने को मिलता है. और एक क्रो की बात की गई है जो यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया भी है कि हेमलॉक ट्री के ऊपर जो वो क्रो बैठा हुआ है. ये मैंने दो पिक्चर इसलिए डाले हैं कि अगर इन दोनों को हम समझ लेंगे तो ये पूरी पोएम है. ये तीन थिंग्स मैंने इसलिए डाली कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है लाइफ के बहुत नज़दीक, हेमलॉक ट्री और क्रो. चलिए हम अभी इसको समझते हैं और फिर इसको पढ़ के इसका मीनिंग भी समझते हैं. मैंने जिस तरह से बताया कि डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, बहुत ही ब्यूटीफुल रचना है. ही इज़ ऑलवेज इन वेरी मच ऑफ टच ऑफ ह्यूमन लाइफ. बहुत ही नज़दीक होती है उनकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हर पोएम. उसी तरह से यहाँ पर भी है. ये पोएम का ऐसे है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं लेके चलते हैं कि ये होगा तो यहाँ पे ये बुरा होगा, ये होगा तो यहाँ पे ये नेगेटिविटी होगी. हाँ, जैसे कि बिल्ली हमारा रास्ता काटती है तो हम खड़े रह जाते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं कि एक छींक आ गई या तो बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया तो हम लोग अपशकुन मानते हैं और नेगेटिविटी के बारे में सोचने लगते हैं. इसी तरह से यहाँ पर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऐसा ही एक एग्जाम्पल दे के बताया है कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो ज़्यादातर क्रो जो है वो डेथ, सैडनेस या नेगेटिविटी या डार्कनेस, और हेमलॉक ट्री भी उसी तरह से कि वो ट्री जो है वो बहुत ही पॉइजनियस ट्रीज़ है. इसलिए डेथ के लिए उस ट्री को याद किया जाता है, सैडनेस के लिए उस ट्री को याद किया जाता है. तो इन दोनों का एग्जाम्पल देके हमें समझाना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कि ऐसा कुछ वास्तविक दुनिया में नहीं होता है. एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. तो ये दो स्टांजा दिए गए हैं इस पोएम में. तो उन दो स्टांजा से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं ये पोएम हमारी. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री.
एक तो क्रो है जो कि डार्कनेस, खुद भी काला है, सैडनेस, नेगेटिविटी और डेथ के लिए माना जाता है, और दूसरा हेमलॉक ट्री के ऊपर वो बैठा है, तो डबल सैडनेस हो गया, है ना, डबल नेगेटिविटी हो गई। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि एक दिन जब वो पास हो रहे थे, जा रहे थे, तो जब हेमलॉक ट्री के नीचे पहुँचे तो क्रो की कोई मूवमेंट से, या तो क्रो आया होगा या तो क्रो वहाँ से फ्लाई करने की, उड़ने की जो कोशिश कर रहा होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ नॉट क्लियरली मेंशन इन दैट कि हाउ द डस्ट ऑफ स्नो वॉज शुक डाउन ऑन पोएट, बट इट इज़ दैट कि कुछ क्रो की जो विंग्स हैं उसकी मूवमेंट से या क्रो की मूवमेंट से जो स्नो था, हाँ, उसके जो पार्टिकल्स थे वो नीचे गिरे, सुक डाउन ऑन पोएट फ्रॉम दी हेमलॉक ट्री। तो डबल अपशुकन हो गया ना, उनको नुकसान हो जाना चाहिए, ठीक है ना। एक तो क्रो की वजह से गिरा और दूसरा हेमलॉक ट्री के ऊपर, पॉइजनस ट्री के ऊपर से जो स्नो है वो गिरा है, हाँ। लेकिन क्या होता है आगे देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some parts of a day I had rued, कि पहले मेरा मूड जो सैड था, क्योंकि ये दोनों सैडनेस की निशानियां हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री, इसलिए हमें यहाँ पे ये जजमेंट लेना है कि पहले उनका जो मूड था पोएट का वो सैडनेस से भरा हुआ था, सैड था, नेगेटिविटी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही क्रो की मूवमेंट से, हेमलॉक ट्री के ऊपर से, हाँ, जो पार्टिकल्स थे, जो डस्ट जो थी स्नो की, वो उनके ऊपर गिरती है, और क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट, उनके हार्ट को अ चेंज ऑफ मूड, एकदम उनका मूड जो है वो चेंज हो गया, फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ये कैसे पता चलता है, एंड सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, बहुत ही अच्छे तरह से मेरे दिन के जो कुछ पार्ट बाकी था वो इसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से पास हुआ, इसलिए मेरा मूड जो है वो सैड से हैप्पी में चेंज हो गया। तो हम लोग ये सब मानते हैं, या इससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग क्रो को और हेमलॉक ट्री दोनों को डेथ या तो सैडनेस या तो नेगेटिविटी या तो डार्कनेस का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका जो मूड जो है वो जो ख़राब था वो पॉजिटिव था, हो गया, नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो इस पोएम से लाइफ की रियलिटी को हमें बताना चाहते हैं कि हम जो सुपरस्टिशंस बन के जो मान लेते हैं वो एक्चुअली सही नहीं होता है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पे मूड जो है सैड से हैप्पी हो जाता है, उसी तरह से बिल्ली रास्ता काटने से हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता है, हाँ। तो ये ज़िंदगी की जो वास्तविकता है, जो लाइफ की रियलिटी है, वो इस पोएम से हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं। तो हमें इस तरह से सुपरस्टिशंस में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही हैप्पीली हमें जीनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरी जो पोएम है वो हुई, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊं कि वो रेमिंग जो है उसका वो ए बी और सी डी है, क्योंकि जो फर्स्ट वे आपको जब फिगर ऑफ स्पीच आएगी ना उसमें ये सब आपको चाहिए होगा, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे हिंट देता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच का एक वीडियो हम लेंगे। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार, तो आपके सिलेबस में 12 या 13 अलंकार, 24 फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में 12 या 13 कर लेंगे हम, 13, ठीक है ना। तो 13 फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, तो यहाँ पे उसका जो रेमिंग जो होता है उसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी है। ए बी मतलब फर्स्ट एंड थर्ड लाइन इज़ द सेम, एंड नीचे में भी ऐसा है कि फर्स्ट एंड थर्ड लाइन जो है वो सेम है, तो इससे एक फिगर ऑफ स्पीच डिसाइड होता है, ठीक है।
तो हम इसके आगे बढ़ते हैं इसके ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर करने के लिए। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये पोएम समझ में आ गई होगी। हम इसके ग्लॉसरीज और क्वेश्चन आंसर के लिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिल मैंने इस वीडियो में इसलिए दिखाया कि शायद अगर आप भूल जाएं पेंसिल लेना तो ये पेंसिल देख के आपका पेंसिल भी याद आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी पेंसिल दिख रहा है। और ग्लॉसरीज जो आपके जो टेक्स्ट बुक में फर्स्ट रीड पूरा होने के बाद जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, 14th पेज पे उधर देखिए कि ये पोएम के नीचे ग्लॉसरीज है। 2 हार्ड वर्ड्स हैं। मैंने पेंसिल से ऊपर 3-4 और भी लिखे थे, लेकिन ये 2 हार्ड वर्ड है, उसको भी लिखना है साथ में। ठीक है, हेमलॉक, अ पॉइजनस प्लांट, ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। आपने पिक्चर में देखा होगा कि वो स्नो से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं पे वाइट फ्लावर्स उसमें दिख रहे थे। और र्यूड, RUED, हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब उदासी से भरा हुआ। तो हम इस तरह से ये ग्लॉसरी करेंगे। और अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत ही ईजी हैं। एक ही क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। इन सब के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ही एक ही क्वेश्चन में आपको, अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊँ इसका यूनिवर्सल, तो उसमें उसके सब क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। तो पहले हम वो देख लेते हैं, फिर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए उसकी भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपको फिर कोई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर डाइजेस्ट में से हम लिख लें, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। आपको अपने ओन वर्ड्स में से लिखना है। कुछ स्कूल्स के टीचर्स जो हैं वो डिमांड करते हैं कि कॉपी टू कॉपी और डिटो टू डिटो रेफरेंस बुक्स का आंसर होना चाहिए, लेकिन बोर्ड में ऑन वर्ड्स में अगर लिखा है आपने क्वेश्चन आंसर्स तो आपको बहुत सारे इसके मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है ना। बोर्ड के पेपर चेकर्स ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को अपने ओन वर्ड्स में किस तरह से आंसर लिखने आते हैं। तो अगर ओन वर्ड्स में लिखा है तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, है ना। सबसे पहले उसका मीनिंग मैंने फोटोग्राफ में दिखाया था। हाँ, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड। बस ये इसमें पूरा एक ही क्वेश्चन में जो पूरा जो पोएम है उसके एक्सरसाइज पूरी हो गई। अभी इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है उसमें रिपीटेशंस होगा, लेकिन फिर भी हम वो करेंगे। ठीक है ना। व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट वैसे यूजुअली पार्टिकल्स होता है, लेकिन यहाँ पे हियर अ ड्रॉप डाउन। स्नो जो है, बर्फ़ जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो लगी हुई है उसको उसका नीचे गिरना। In the poet Dust of Snow, the meaning of dust of snow is a snow is dropping, somehow a snow is dropping down from up to down. Okay, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, what does the poet say has changed his mood. Okay, in first stanza, poet is talking about a crow and hemlock tree. So from that we can judge that usually crow and hemlock tree both are the sign of death, sadness, negativity and darkness. So that we can judge that in first stanza poet Robert Frost was having sad mood. Okay, and it has changed to the happy after shook down on him the dust of snow. इस तरह से how that we can say that poet is saying that his mood has changed. How has the poet's mood changed? Okay, after the dust of snow shook down from hemlock tree just because of the crow, the sad mood of the poet has changed. His heart has changed. His heart has changed to sad from the happiness. So in the poem, poet's mood is changing from sadness to happiness. इतना लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे।
हाउ डज सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। इसमें अलग अलग बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें से ही आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। What are the birds that are usually named in poem? Crow? Birds, only crow. Okay. Do you think a crow is often mentioned in poems? No. क्योंकि क्रो जो ऐसा बर्ड है कि वो यूजुअली उसका यूज़ नहीं होता है। पिकॉक है, या तो पिजियन है, हाँ, या तो पैरॉट है, या तो मैना है। ऐसे जो बर्ड्स हैं उनको यूजुअली उनके नाम जो है वो यूज़ होते हैं पोएम्स में। क्रो का बहुत ही कम, बहुत ही रेयर यूज़ होता है। ठीक है। व्हाट इमेज केम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? ऑब्वियसली डेथ, सैडनेस, नेगेटिविटी, डार्कनेस। ठीक है, ऐसी इमेज। अगेन, व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? Why does the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a picnic or a pine? Sorry. What is a hemlock tree? A poisonous tree. ठीक है, ये ग्लॉसरी में भी हमने देखा था। Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as इतने जो नाम लिखे हैं, मेपल, ओक, पाइन? Because poet Robert Frost want to show the sadness of his mood. That is why he has used the tree like poisonous tree, like hemlock tree. Okay, इस तरह से हम इसके आंसर्स लिख सकते हैं। What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? Obviously sorrow. What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? The both are stand for negativity, but for the poet they are with the positivity, with the positive mood. Okay, इस तरह से हम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? कभी कभी ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। हम जिंदगी जीते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है ना। डिप्रेस्ड थे, हम हैं होपलेस हैं, कभी कभी बहुत ही निराश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? होता है, बहुत बार होता है। बहुत ही छोटी सी बात जो हमारा मूड है वो सडनली चेंज कर देती है ना। तो इसके बारे में आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है वो आपको इसमें आपके ओन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। तो देखा दोस्तों, एक छोटी सी पोएम है लेकिन उसमें कितना कुछ हमें सीखने को मिला। हाँ, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट की तरह भी आपके पूरे सिलेबस में इम्पोर्टेंट है, और ये पोएम जो है वो भी। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर हमने जो किए हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा और आपकी नोटबुक में लिख दीजिएगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।